नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले 2-3 हफ्तों से हमने एक ऑटो आईएसओ के ऊपर एक्सक्लूसिव सीरीज शुरू की है, जिसमें हम बताते हैं कि कैमरे के अलग अलग मोड के साथ में ऑटो आईएसओ किस तरह से बिहेव करता है। तो आज के इस लेसन में, आज के इस वीडियो में हम आपको ऑटो आईएसओ विथ शटर प्रायोरिटी का यूज़ करना बताएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा नाइकॉन और सोनी कैमरों में एक एस मोड होता है और कैनन में जो है टीवी मोड होता है, जिसमें कि आप शटर की स्पीड खुद डिसाइड करते हैं। अकॉर्डिंगली कैमरा जो है अपर्चर चेंज करता रहता है। उसके साथ में नॉर्मली हम लोग अपने मनपसंद का जो उस सिचुएशन के हिसाब से जो आईएसओ रिक्वायर्ड होती है, एक्सपोजर मीटर में देख के या समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से एक आईएसओ फीड कर देते हैं और हम फ़ोटोज़ लेते रहते हैं। और अकॉर्डिंगली हमारा शटर स्पीड चूँकि फिक्स्ड है, तो जैसे जैसे हमारा लोकेशन पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो अपर्चर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। क्योंकि हमें जिस समय मोस्टली उसमें शटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम अपर्चर बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते। अपर्चर कभी ज़्यादा लगता है, कभी छोटा लगता है, और अकॉर्डिंगली हमारी पिक्चर का एक्सपोजर बिल्कुल सही रहता है। लेकिन अभी हम आपको एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, ये दो पिक्चर एक ही समय में एक ही सेटिंग पे ली गई है, लेकिन पहली पिक्चर में आईएसओ 640 लगा हुआ है और दूसरी पिक्चर में आईएसओ ऑटो लगा हुआ है। अब हमने जब 640 वाले आईएसओ पे जब लेके पिक्चर लेना शुरू किया था, तो एक एंड पे आने के बाद लाइट थोड़ी सी कम हो गई, अपर्चर सबसे बड़ा लगा रहने के बाद भी पिक्चर हमारी अंडर एक्सपोज हो गई, क्योंकि वहाँ पर आईएसओ बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसमें चूँकि आईएसओ फिक्स्ड है इसलिए पिक्चर अंडर एक्सपोज हो गई। जबकि दूसरी वाली पिक्चर में अपर्चर पूरा खुलने के बाद जब लाइट कम पड़ी तो हमारा आईएसओ अपने आप बूस्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पर ऑटो आईएसओ लगा हुआ था और उस समय वहाँ पर जितने आईएसओ की ज़रूरत थी हमारे कैमरे ने ऑटोमेटिकली उतना आईएसओ लगा दिया और पिक्चर हमारी क्लियर आ गई। तो यही डेमो है कि हम आपको प्रैक्टिकली पूरा भी करके दिखाते हैं। अभी मैं अपने बालकनी में खड़ा हूँ। यहाँ पर मैंने अपने कैमरे को, दोपहर में करीब 12-1 बजे का टाइम है, मैंने अपने कैमरे को सामने एम किया। सामने बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, उसको मैंने फोकस किया और अकॉर्डिंगली मेरे पास इस समय 400 का आईएसओ रिक्वायर्ड है। मैंने अपने कैमरे में 640 का आईएसओ लगा दिया है और अपर्चर ऑटो है। शटर स्पीड मैंने 1/4000 लगा दी है। 1/4000 लगाने के बाद में मैंने कैमरे को अपने बर्स्ट मोड में डाल दिया है, सो दैट वो डिफरेंट तरीके से फ़ोटोज़ लेता रहेगा। तो मैंने अपने कैमरे को बाहर जहाँ बहुत बढ़िया लाइट है वहाँ से लेके धीरे धीरे अपने बालकनी की तरफ, फिर उसके बाद खिड़की की तरफ, उसके बाद धीरे धीरे कमरे के अंदर की तरफ पैन करके ये फ़ोटोज़ ली हैं जो आपके सामने हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहली फ़ोटो है मेरी, वो हमारी 640 आईएसओ के ऊपर बहुत अच्छी आई है। अपर्चर भी उसमें 5.6 लगा हुआ है। जैसे जैसे कैमरा थोड़ा सा अंदर की तरफ पैन होना शुरू हुआ, हमारा जो अपर्चर थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ। 5.6 बाद 4 हुआ, 4 के बाद वो 3.5 हुआ। लेकिन फिर जैसे ही हम अंदर की तरफ आने लगे, 3.5 हमारा सबसे बड़ा अपर्चर है, उसके आगे की गुंजाइश नहीं है। और अपर्चर हमारा आईएसओ हमने उसे फिक्स कर रखा है 640 के ऊपर। शटर स्पीड हमारी 1/4000 लगी हुई है। पिक्चर्स हमारी धीरे धीरे अंडर एक्सपोज होना शुरू हो गई और जैसे जैसे हम उसको कमरे के अंदर पैन करते गए, हमारी पिक्चर एक समय में ऐसा आया कि पूरी की पूरी डार्क हो गई, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ की जो लाइट है उसके हिसाब से या तो आईएसओ बढ़ना चाहिए था या अपर्चर बड़ा होना चाहिए था, लेकिन आईएसओ हमने लॉक कर दिया है। अपर्चर हमारे कैमरे में 3.5 से बड़ा था नहीं। शटर स्पीड हमने 1/4000 पर लॉक की हुई है, तो सारी पिक्चर्स हमारी अंडर एक्सपोज हो गई। अब हम आपको दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। इसी लोकेशन में, इसी सिचुएशन में, इसी टाइम में, इसी कैमरे से हमने सब कुछ वही रहने दिया, सिर्फ हमने आईएसओ जो है ऑटो कर दिया। अब आप देखिए, हमने फिर वही पिक्चर जो है बस मोड पे लेना शुरू किया, राइट से लेफ़्ट की तरफ घुमाना शुरू किया और धीरे धीरे पैन करते हुए कमरे के अंदर ले आया। अब आप देखिएगा, पहली फ़ोटो हमारी 640 के ऊपर आई है, आईएसओ के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट है। अपर्चर भी हमारा 5.6 लगा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ पैन करते जा रहे हैं, हमारा
आईएसओ बढ़ना शुरू हुआ है, अपर्चर बढ़ना शुरू हुआ है और एक समय में ऐसा है कि अपर्चर हमारा 3.5 पर रुक गया है, लेकिन हमारा कैमरा नहीं रुका, हमारा आईएसओ नहीं रुका, आईएसओ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारा जब ये बिल्कुल बालकनी के वरांडे में आ गए हैं तो हमारा अपर्चर जो है 1200 के करीब हो गया, उससे थोड़ा और अंदर आए हैं 1600 हो गया और अंदर करते 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 ये समय ऐसा है कि 51,200 तक पहुँच गया, लेकिन पिक्चर हमारी बिल्कुल क्लियर आई है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए लाइट कंडीशन चेंज होती जा रही है, लेकिन कैमरा आपका नहीं रुक रहा है, पिक्चर्स आपकी नहीं रुक रही, पिक्चर्स आपकी सारी आ रही हैं। और ये जो 40,000 आईएसओ के ऊपर जो मेरा फ़ोटो मैंने लिया है, देखिए इसके डिटेल्स देखिए, इसमें कहीं आपको नॉइस नज़र नहीं आएगा, कहीं ग्रेन्स नज़र नहीं आएंगे, पूरे डिटेल्स क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो ये है पावर आपके ऑटो आईएसओ की। ये तो एक ऐसा एग्ज़ाम्पल हो गया। एक दूसरा हम आपको लाइव एग्ज़ाम्पल बताते हैं हमारे साथ जो पिछले साल हुआ था। हम जंगलों में गए थे सफारी राइड के लिए, हमें शेर की मतलब टाइगर की सफारी करनी थी। सुबह निकल गए थे हम लोग 5:30 बजे, लेकिन दिन भर घूमते रहने के बाद भी शाम के 5 बज गए, हमें कोई टाइगर नज़र नहीं आया। लेकिन हमारा जो गाइड था उसने हार नहीं मानी, उसने साहब एक ट्राई मैं और करता हूँ। उसने जीप हमारी उल्टी घुमवाई और फिर से वापस जंगलों की तरफ मोड़ी। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वहाँ पे झाड़ियों में से हमें थोड़ी सी आवाज़ आने लगी। तो गाइड ने बोला साहब यहाँ पे टाइगर हो सकता है। कैमरा मतलब तुरंत हमने बिना कुछ समय खोए तैयार कर लिया। अब हमारे पास सवाल ही आया कि सेटिंग क्या लगाएं, तो बिना सोचे समझे हमने उसे ऑटो आईएसओ लगाया। क्योंकि शेर का मूवमेंट था, टाइगर बहुत तेज़ चलता हुआ नहीं आएगा, हमें मालूम था कि धीरे धीरे ही चलता हुआ आएगा। तो हमने 120 की शटर स्पीड लगा दी उसमें। और चूंकि हमें थोड़ी सी डेप्थ चाहिए थी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था हमें फोकस कहाँ करना है, एम कहाँ करना है, तो हमने 6.3 का अपर्चर लगा दिया उसमें और हमने पिक्चर लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हम ऐसे अंदाजे से ही शटर चलाते रहे, कुछ दिख तो रहा नहीं था। फिर अचानक हमको नज़र आया कि झाड़ियों के अंदर से टाइगर का हेड नज़र आया। फिर हमने जो कंटिन्यूस फ़ोटो खींचना शुरू किया तो टाइगर देखा, उसमें से 2 बच्चे थे टाइगर के, वो खेल रहे थे आपस में। उनका हमने क्लिकिंग करते रहे। थोड़ी देर बाद वो निकल के बाहर बिल्कुल हमारे सामने आ गए। और एक जो टाइगरेस थी वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे जीप के सामने आके बैठ गई, वहीं पे आके थोड़ी देर के लिए सो भी गई वो। और हमारी क्लिकिंग चलती रही, क्योंकि वहाँ पे खुला था, थोड़ा सा झाड़ियाँ कम थी, रोशनी बहुत अच्छी हो गई थी। तो धीरे धीरे करते करते फिर ये सारे शेर और उनके बच्चे हमारे सामने से निकल के फिर डीप फॉरेस्ट में चले गए। ये कंटिन्यूस करीब 3-4 मिनट तक चलता रहा और मैं फ़ोटोज़ लेता रहा। करीब मैंने 400-500 फ़ोटोज़ खींची हैं, लेकिन सब में वही था कि आईएसओ मेरा ऑटो था, शटर स्पीड मेरी 120 लगी हुई थी और अपर्चर हमारा 6.3 लगा हुआ था और पिक्चर्स हमारी कंटिन्यूस आते रही। देखिए पिक्चर्स आपके सामने हैं, किसी के एक्सपोजर में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं, सबकी इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है, सारा लेवल एक जैसा लग रहा है। न कोई पिक्चर अंडर एक्सपोज्ड है, न कोई पिक्चर ओवर एक्सपोज्ड है। तो बेसिकली ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि ऑटो आईएसओ की पावर क्या होती है, ख़ास तौर पे जब आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी बिल्कुल है। जैसे यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे तो मोशन फ्रीज करना है, मेरी शटर स्पीड 120 से नीचे नहीं जानी चाहिए, चाहे कितनी लाइट कम हो जाए, मुझे 120 से नीचे नहीं चाहिए। और 6.3 का अपर्चर मैंने इसलिए रखा था कि डेप्थ भी मुझे थोड़ी सी चाहिए, पिक्चर्स मेरी आउट ऑफ फोकस ना होने पाए। तो ठीक है, आईएसओ बढ़ता रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आईएसओ बढ़ता रहा, जितना बढ़ाना था बढ़ाता रहा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी। और देखिए मुझे किसी भी फ़ोटो में ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे पिक्चर्स में नॉइज़ आई हैं, किसी तरह का अगर मान लीजिए ग्रेन्स आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ कि आजकल के कैमरे इतने एडवांस हो गए हैं, इसमें किसी तरह के कोई नॉइज़ या ग्रेन्स नहीं आते हैं। आपको जहाँ ज़रूरत हो आप आईएसओ ऑटो रखिए, ऑटो आईएसओ वहीं ऑटो बूस्ट करे जहाँ से रिक्वायरमेंट हो। जैसे लोग बोलते हैं साहब ऑटो आईएसओ में लिमिट करने का भी प्रोविज़न रहता है, आप चाहें तो आईएसओ को अपने लिमिट कर सकते हैं। कोई 16,000 पे लिमिट कर देता है, कोई 32,000 पे, कोई 3200 पे। लेकिन मैं अपने कैमरे का आईएसओ कभी लिमिट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा कैमरा जितनी भी आईएसओ पे लेता रहे, पहली बात तो वो आईएसओ पे जाएगा तभी जब वो मजबूर होगा, पिक्चर नहीं ले पा रहा होगा। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं पिक्चर नहीं लूँ या मैं हायर आईएसओ पे लूँ। तो मैं ऐसा पिक्चर क्यों नहीं लूँ, पिक्चर तो मैं लूँगा ही।
तो मेरे कैमरे में जो भी एडजस्टमेंट लगा हुआ है उसके हिसाब से मेरा कैमरा पिक्चर लेता रहेगा, आईएसओ बढ़ा के ले लेगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, मैंने दिखाया आपके सामने कि आईएसओ बढ़ता रहा, पिक्चर्स आती रही, लेकिन सभी पिक्चर्स अच्छी हैं। तो आगे से जब भी आपको कहीं भी अगर मोशन आपको फ्रीज़ करना हो, चाहे वो शादी का मंडप हो जहाँ पे ब्राइडल एंट्री हो रही हो, या वहाँ पे दूल्हे के दोस्त लोग डांस कर रहे हो, कूदाफांदी मचा रहे हो, या मान लीजिए किसी भी तरह का कोई एक्शन हो रहा हो। वरमाला के समय में ही बहुत तरह तरह के एक्शन होते हैं, कई बार एकदम से आप क्लिक नहीं कर पाते हैं, तो आप बस्ट मोड में डाल दीजिए कैमरे को और शटर प्रायोरिटी पर डाल दीजिए कि आपकी कोई भी हाथ हिलता हुआ फ़ोटो नहीं है। तो आप उसमें ह्यूमन जो बॉडी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कितनी होगी, 1/250 पे लगा दीजिए, 1/250 लगा के ऑटो शटर पर डाल दीजिए। अपर्चर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, और अगर अपर्चर भी फ्रीज़ करना हो तो आप अपर्चर फ्रीज़ कर लीजिए, आईएसओ अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा। उसी तरह से अगर आप स्पोर्ट्स में गए हैं तो वहाँ के हिसाब से सबकी अलग अलग स्पीड होती है, उसके हिसाब से अपनी शटर स्पीड लगा दीजिए। अगर आप मोटर बाइक रेस देखने गए तो 1/2000 शटर स्पीड लगा दीजिए, कार रेस के लिए गए 1/4000 शटर स्पीड लगा दीजिए। तो मतलब जो भी आपको समझ में आता हो आप शटर स्पीड उसके हिसाब से लगा दीजिए कि आपकी जो एक्टिविटी हो रही है आपकी शटर स्पीड उससे फास्ट होना चाहिए। यहाँ एक मैं थंब रूल आपको और बता दूँ कि एक आपका शटर स्पीड का थंब रूल होता है कि आपने जो भी फोकल लेंथ का लेंस इस्तेमाल किया हुआ है आपकी शटर स्पीड उससे जस्ट डबल होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने 100 mm का लेंस लगाया है तो आपकी शटर स्पीड 200 मिनिमम होना चाहिए। अगर आपने 200 का लेंस लगाया तो आपकी मिनिमम शटर स्पीड 400 होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपने 500 mm का लेंस लगाया है तो आपकी शटर स्पीड कम से कम 1/1000 होना चाहिए। वो इसलिए होती है कि लेंस का भी अपना एक जो कैंटिलीवर इफेक्ट होता है उसकी वजह से लेंस थोड़ा सा नीचे झुकना चाहता है, खासतौर पे जब आप शटर दबाते हैं। भले आपका हाथ नीचे लगा हो लेंस के, लेकिन एक कैमरे की टेंडेंसी रहती है नीचे जाने की, या थोड़ा सा भी मूवमेंट जो होता है वो लॉन्ग फोकल लेंथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि एंगल ऑफ व्यू नैरो होता जाता है। जितना एंगल ऑफ व्यू नैरो होगा उतना ज़्यादा आपका शेक मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा। इसलिए वाइड एंगल लेंस में पिक्चर के ब्लर होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन टेलीफोटो लेंसेज में पिक्चर के ब्लर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए शटर स्पीड आप सोच समझ के लगाइए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको शटर स्पीड, ऑटो शटर स्पीड का ये कंसेप्ट विथ ऑटो आईएसओ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर वीडियो देखने के बाद आप अपने एंड पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आज जैसे आपने देखा है कि ऑटो आईएसओ ऑटो शटर के साथ में कैसा बिहेव करता है, जैसा मैंने आपको पैन करके पिक्चर दिखाई थी, वैसे ही आप अपने कैमरे में भी कहीं भी बैठ जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने कोई एक्टिविटी हो रही है, आप तो सड़क पे खड़े हो जाइए, आती जाती कार स्कूटर जितने भी हैं उनकी आप फ़ोटोज़ खींचते रहिए और रिव्यू में जाके देखिए कि कितने शटर स्पीड पे क्या आईएसओ आया है और किस में कितना क्या मोशन ब्लर आया है, किस में कितना मोशन फ्रीज़ हुआ है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जब आप बिल्कुल सही फील्ड में जाएंगे पूरी तैयारी के साथ में, तो आपको मोशन फ्रीज़ करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त से शेयर करने से उसको एडवांटेज मिलेगा तो आप उन सभी दोस्तों से इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।